नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण PYQ को करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि व्याख्या सहित प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कीर्ति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो आपको पता ही है, अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का पहला उपन्यास अलग अलग माना हुआ है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है डॉक्टर गोपाल राय जी के अनुसार। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। आंसर आप लोगों के सामने ही है, लेकिन और अन्य जब महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करें, किस विद्वान के द्वारा हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना गया, तो गोपाल राय जी के अनुसार जो है हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को माना गया। उसके बाद देवरानी जेठानी की कहानी का उपन्यास है 1870 गौरी दत्त जी द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं। सरदाराम फिल्लौरी जी का जो उपन्यास है भाग्यवती, इसको हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? विजय शंकर मल ने। आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास दास जी द्वारा कृत परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और वामा शिक्षक जो है ईश्वरी प्रसाद कल्याण द्वारा रचित उपन्यास है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? फांस उपन्यास का मूल कथ्य निम्नलिखित में से किसान आत्महत्या है। आगे बढ़ते हैं। फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या है। यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। एक नए साहित्यकार हुए हैं संजीव, तो आपको ध्यान रखना है संजीव का उपन्यास फांस उपन्यास, जिसमें किसान आत्महत्या को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से जो और अन्य उपन्यास जब हम देखें संजीव जी द्वारा लिखित, तो देख लेते हैं। किशनगढ़ की अहेरी, सर्कस, धार, सावधान नीचे आग है, जहाँ जंगल जहाँ शुरू होता है, वो 2000 की इनका उपन्यास है। तो इन सभी उपन्यासों को भी आपको संजीव जी के उपन्यासों को याद रखना है, क्योंकि नए साहित्यकार है, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महीप सिंह जो है सचेतन कहानी के प्रवर्तक रहे हैं। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी में जो आई, उसकी अवधारणा महीप सिंह जी ने की, जबकि नई कहानी 1956 की अवधारणा, अर्थात जो 1956 में नई कहानी आई, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। और सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह माने जाते हैं, ध्यान रखना है। दोनों प्रश्नों को बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित नाटक व नाटककारों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ हमें बताना है किस साहित्यकार का कौन सा नाटक है। तो आंसर इसमें यहाँ पर वही मिलान के अनुसार जब आंसर हम यहाँ पर देखते हैं, तो आंसर यहाँ गलत दिया हुआ है। तो नाटक और नाटकों के रचनाकारों को ही हम यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं, किस नाटक का रचनाकार कौन रहा है। तो ध्यान रखना है। अभंगाता नरेंद्र मोहन जी का नाटक है। ताले में बंद प्रजातंत्र विशु कुमार जी का नाटक है। वायरस राजेंद्र जैन जी का नाटक है। इन्ना की आवाज़ असगर वजाहत जी का नाटक है। इन नाटकों को आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हम देखें, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? नासिकेतोपाख्यान जो कि सदल मिश्र जी द्वारा लिखी गई रचना है, खड़ी बोली की रचना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये रचना सदल मिश्र जी की है। और लेखक इसके जो और अन्य रचनाकारों की हम रचनाएं देखें, तो सदा सुखलाल जी की रचना बार बार पूछी जाती है, सुख सागर। लल्लू लाल जी का प्रेम सागर। ईशा अल्लाह खां जी की रानी केत की कहानी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6।
हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का जो प्रकाशन है 1873 ईस्वी में माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा प्रकाशित अन्य पत्रिकाएं देख लेते हैं। तो हरिश्चंद्र जो कवि वचन सुधा तथा बाला बोधनी जो पत्रिकाएं है वे भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित की गई। कवि वचन सुधा का समय 1868 और जो है बाला बोधनी जो कि महिलाओं से संबंधित ये पत्रिका रही इनकी 1874 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो आपको बताना है। इन निम्नलिखित में से जो है संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है बल्कि ये प्राचीन भाषा रही है। तो आपको पता ही है संस्कृत भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है, संस्कृत प्राचीन कालीन आर्य भाषा है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश शामिल है और आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी आ जाती है। और जो प्राचीन में आएगी संस्कृत यानी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों। फिर मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का नाम आएगा और आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी और हिंदी तक की भाषाएं आ जाती हैं। तो देख लेते हैं। पाली का जो समय है 500 ईस्वी पूर्व से अब तक का माना जाता है और प्राकृत का समय 500 ईस्वी से लेकर के पाली का जो समय है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के प्रथम ईस्वी तक यानी कि 1 ईस्वी तक जो है 500 ईस्वी पूर्व यानी कि 1 ईस्वी से पहले का ये समय है 500 ईस्वी पूर्व। ये 1 ईस्वी तक जो है पाली का समय माना जाता है और प्राकृत का समय माना जाता है प्रथम ईस्वी यानी कि 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। फिर अपभ्रंश का समय माना जाता है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। जल्दबाजी में अब तक शब्द बोल गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी भाई। तो ध्यान रखना है क्योंकि जल्दी जल्दी जब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत तो शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ये थोड़ी बहुत जैसे मिस्टेक हो जाती है इन पर आप लोग जो है ज़्यादा अधिक ध्यान ना दिया करो कि मैम ने ये बोल दिया। तो आप खुद भी आपके लोगों के सामने जो ये प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं इसको देखते हुए, समझते हुए, करते हुए आपको चलना है। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बाय मिस्टेक कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम पढ़ कुछ रहे होते हैं और बोल कुछ देते हैं और ये सभी के साथ होता है भाई। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? तो काव्य के निम्नलिखित में से जो हमारे 2 प्रधान भेद होते हैं। कौन कौन से? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? अशोक का फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन जो है 1948 में माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रमुख निबंध है अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948 माना जाता है। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के और अन्य निबंध हम यहाँ पर देखें। निबंध संग्रह तो कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार पर्व, कुटुज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व आदि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? डॉक्टर रसाल यानी कि शंकर शुक्ल रसाल जी का ब्रजभाषा में लिखा गया काव्य उद्धव शतक माना जाता है। अर्थात उद्धव ब्रजभाषा का 1970 में लिखा गया इनका प्रमुख काव्य संग्रह है। तो आगे बढ़ते हैं। इनका प्रसिद्ध कीर्ति काव्य पुरुष है। इनकी जो रचना है 1955 ईस्वी में खड़ी बोली में हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1983 में। 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि व हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन 1983 में हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू लज्जाराम शर्मा जी का प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य कीर्तियाँ है धूर्त रसिकलाल,
लज्जाराम शर्मा जी की और अन्य कीर्तियाँ भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और पंतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार आदि, गुप्त गोदना देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास है। राधाकांत जो है ब्रजनंदन साय जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? निम्नलिखित में से जो है जयशंकर प्रसाद जी का कंकाल उपन्यास जो है 1929 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ व नग्न चित्रण इसमें दिखाया गया है। और प्रसाद जी के और अन्य उपन्यास हम देखते हैं। तितली 1934, इरावती 1936, जो कि इनका अधूरा उपन्यास रहा है। सबसे पहले आएगा इनका जो उपन्यास है कंकाल, फिर तितली, फिर इरावती। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कीर्तियों में से कौन सा कीर्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कीर्ति नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रेम पुष्पावली। प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी कीर्तियाँ जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, लेकिन प्रेम पुष्पावली कीर्ति जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, बल्कि प्रताप नारायण मिश्र जी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, सिंघल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो सिंघल के लोग जो हैं पाली को जो है मागधी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में लिखिए। तो हमें सही आरोही क्रम देखना है। तो प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला, इस प्रकार से हमारा सही क्रम हो जाएगा। प्रेमाश्रम का जो प्रकाशन वर्ष है 1922, रंगभूमि का 1925, कायाकल्प का 1926, निर्मला का 1927। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठकर निकला है। तो नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठकर निकला है, ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो कई बार शुक्ल जी के कथन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, दक्षिण के आलवर संत किस शाखा से संबंधित है? तो दक्षिण के आलवर संत निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा से संबंधित रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कीर्तियों में कौन सी कीर्ति कांडों में विभाजित नहीं है? तो पार्वती मंगल को कांडों में विभाजित नहीं किया। यह एक प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में रचित रचना है, शिव पार्वती का विवाह का वर्णन है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभव है, जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती का जो है आधार शिव पुराण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, बरवे रामायण यह 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बरवे नाई का भेद से प्रभावित है। गीतावली जो है यह 7 कांडों में विभाजित रचना है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। और कवितावली में जो है इसमें राम कथा 7 कांडों में विभक्त है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन प्रस्तुत किया गया है और यह उत्तरकांड में है। हनुमान बाहुक इसी का अंश है, कवितावली का ही अंश माना जाता है हनुमान बाहुक। इस प्रकार से जितनी भी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं उनसे संबंधित बिंदु भी जो है परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। इन सभी रचनाओं को हम बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो रामानुजाचार्य जी की भक्ति जो है निम्नलिखित में से दास्य भाव की मानी जाती है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि तुलसीदास जी की भक्ति जो है ये भी जो है दास्य भाव की रही है। और रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय को ही जो है आगे इन्होंने बढ़ाया था तुलसीदास जी ने। तो श्री रामानुजाचार्य जी की भक्ति दास्य भाव की है और रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन किया, विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना भी की, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी माने जाते हैं। और रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। आज की क्लास में केवल हम
20 क्वेश्चनों को ही भाई करेंगे और आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अपनी तैयारी को विद सॉल्यूशन के साथ आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ाते रहिए। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और जो है लास्ट में कमेंट अवश्य कर सकते हो आपकी वीडियोस कैसी लगी, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।